सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। किसे मिल रहा है एनआरओ और कौन दे रहा है एनआरओ? लंदन में होने वाले नून लीग के इजलास में क्या हो रहा है? तहरीक इंसाफ अटक गई और सरकार सटक गई और अवाम है कि मुश्किलात में ही भटक गई। सियासत तो भरपूर हो रही है मगर अवाम सिर्फ और सिर्फ रो रही है। नाजरीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मेरी जंग। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराए जाने के हवाले से कई इंकशाफात किए, जिसमें एक इंकशाफ यह भी था कि नून लीग इक्तिदार में इसलिए आना चाहती है ताकि इदारों पर दबाव डाला जा सके। सुना आपने क्या कहा इमरान खान साहब ने? नून लीगी रहनुमाओं पर बने केसेस खत्म कराना चाहती है। इमरान खान ने जो भी कहा था वो जनाब आज सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत में आते ही नून लीगी रहनुमाओं ने इदारों पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया है। आज एफआईए ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। इदारों पर कैसे असरअंदाज हुआ जाता है, इसका इशारा आज मरियम नवाज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। मरियम ने दबे अल्फाजों में इदारों को तनबीह की, इशारा दिया कि उनका नया सरबराह कैसा होना चाहिए। जनाब, साबिक वजीर आजम इमरान खान जितनी तेजी से एक के बाद दूसरा कामयाब जलसा कर रहे हैं, इतनी ही तेजी से उनकी मकबूलियत में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और लगता यूं है कि इमरान खान लोगों की एक बड़ी तादाद को इस्लामाबाद लाने में कामयाब आखिर हो ही जाएंगे। और खान साहब की इस मकबूलियत में तेजी से इजाफे पर शहबाज शरीफ की हुकूमत बौखलाहट का शिकार होती हुई नजर आ रही है। वजीर दाखिला सनाउल्लाह धमकियां देने पर उतर आए हैं कि अगर वो चाहें तो 20 बंदे भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेंगे। जनाब, अगर धमकियों की बात हो रही है तो एक धमकी का जिक्र आज कौमी असेंबली में भी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। उनका क्या कहना था, पहले ये सुनते हैं, फिर आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। जनाब वाला, नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक रोज पहले एक वजीर ने, सिटिंग मिनिस्टर ने धमकी दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, सरदार लतीफ खोसा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, आलिया हमजा मलिक भी इन अवाइल हमें ज्वाइन करेंगी और अब्दुल कयूम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शेख रशीद साहब, धमकियों पर उतर आए थे आप लोग इतना घबरा गए थे, धमकियां देने लग गए थे सर? पता नहीं इससे ज्यादा बेवकूफाना और गैर जिम्मेदाराना बचकाना बयान क्या हो सकता है कि कोई वजीर मार्शल लगा सकता है। ये तो फॉर्मेशन कमांडरों का फैसला होता है जब ऐसे हालात होते हैं, खुदा ना करे ऐसे हालात हो। अच्छा। कि इनकी नाहली और नालायकी से कोई मुल्क बहरान का शिकार हो जाए और झाड़ू फिर जाए। अच्छा। डॉलर जो है 94-95 पे है, ये 17-18 तारीख तक इस महीने सबसे पहले ये 200 पे चला जाएगा। ये डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा। और आसिफ जरदारी कहता है जो बाइडन मेरा दोस्त है, उसने मुझसे जो मरासला है उसके बारे में बात नहीं की। अंदाजा लगाएं इनकी बातों का। ये कौम की तस्दीक हो रही है, कौम की तस्दीक हो रही है, सब लोगों की तस्दीक हो रही है। इन्होंने जाना है ये मुल्क इस तरह नहीं चलने जा रहा और दुआ करें कि कोई हादसा ना हो जाए। तो कैसा हादसे के ये चले, कैसा हादसा हो सकता है सर? क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बयान करें ना, कैसा हादसा हो सकता है? ज़ाहिर है जब मुल्क नहीं चलेगा तो कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा ना। जब मुल्क बैठ जाएगा, इकॉनमी बैठ जाएगी, फिर हमारे एटॉमिक एसेट्स पे लोग दबाव डालेंगे इंटरनेशनल। वो कहेंगे कि हम इस काबिल नहीं है कि इसे कंटिन्यू कर सकें। अच्छा। और इस किस्म की हुकूमत है ये जो मासी बेड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। हर एक आदमी बोल रहा है और गरीब मर रहा है, गरीब का दम निकल रहा है। तो इलेक्शन ही वाहिद हल है। अगर ये इलेक्शन से का स्टैंड ले लेंगे तो फिर कुछ और हल नहीं। जनाब वाला, अंदर की खबरें होती हैं आपके पास? शहबाज शरीफ साहब मिलने गए कन्विक्टेड शख्स से, नवाज शरीफ साहब से। मुझे ऐसी खबर है कि उन्होंने इलेक्शंस की बात की। आपके पास ऐसी इस तरह की खबरें? ये तो उसने 14 दफा बदजबानी की है आर पाक फौज की, अजीम फौज के खिलाफ। उनको मैसेज दिया है कि ये सारी कैबिनेट मैंने बुला के बता रहा हूँ कि अब भी मेरा फैसला है। और इलेक्शन जो है बिल आखिर कराने पड़ेंगे जी। इमरान खान तो ना किसी से मिलने के लिए तैयार है, ना इमरान खान किसी से बात करने के लिए तैयार है, ना फोन पे बात करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है इलेक्शन की डेट दो। अच्छा। फिर फटा तो पड़ जाएगा ना। लॉन्ग मार्च की वो कॉल 20 तारीख को दे देगा। जब 20 को कॉल देगा, ये रास्ते रोकेंगे। ये वो शेर अली जो इनका
पर कह रहा है कि आबिशेर इसने अली। वजीर दाखिला ने 22 आदमी कत्ल किए हैं, हम्म, तो जब वो कॉल दे देगा, ये कह रहा है मैं 20 आदमियों को नहीं आने दूंगा, तो चौक चौक चौराहे में झगड़ा होगा और झगड़े का नतीजा सर, निकलेगा। मैं किसी ने देखो, राब्ता अच्छा करने की नहीं कोशिश की आपसे अभी तक बातचीत के लिए? मुझसे तो नहीं की, सारे लोग सबसे राब्तों में हैं और राब्ते की एक ही हल है, इलेक्शन। हुकूमत ने की आपसे? हुकूमत ने कोई लोग बातचीत सब लोगों से राब्ते में है, इसीलिए आसफ जरदारी जैसे आदमी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। की? अच्छा। इसीलिए एक नया सियासी बहरान अपोजिशन की सफों में है कि इलेक्शन की तरफ जितनी मुसीबतें और जितनी तनकीद हमारी थी, तो सारी इनके गले पड़ गई है। इस हाल में तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा। और जिस बंदे ने भी ये मास्टर प्लान बनाया था आदम एतमाद का, अच्छा। जिस बंदे ने भी इंटरनेशनली या किसी और जगह ये प्लान बनाया है, उसने इमरान खान की खिदमत। चले, जरदारी साहब का आपने जिक्र कर दिया है। जरदारी, आपको लगता है जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है कि ना हुकूमत चलाई जा सकती है और ना हुकूमत खत्म की जा सकती है? आपको लगता है इन दोनों की सियासत, शरीफ बरादरान की सियासत जरदारी साहब ने दांव पर लगा दी है? सिर्फ जरदारी रास्ते में रुकावट है, बाकी कोई बंदा इलेक्शन में रुकावट नहीं है। बाकी सब तैयार हो सकते हैं, जरदारी तैयार नहीं। उसे पता है कि सिंध में इमरान खान ने ये इलेक्शन सिंध में लड़ना है। तो सर, ये मैंने जो सवाल किया आपसे, आपको लगता है जरदारी साहब ने इनकी सियासत को किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया? इमरान खान का ये फैसला है कि वो इलेक्शन कैंपेन सिंध में खुद करेगा। सिंध में होता हुआ क्या नजर आ रहा है सर आपको? क्या क्या कहा था मैंने ईद से? सर, आपने ईद पर एक बयान दिया था, आपने एक पर एक बात बोली थी और ये कहा था कि जनाब हमारी बातचीत हुई है मुख्तदर हलसों से या फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से। अब जनाब आपने उस वक्त ये बात बोली थी कि राब्ता हुआ है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब कोई जवाब दिया उन्होंने? नहीं, देखें, एस्टेब्लिशमेंट से हमारे तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे। हमें इस पे फख्र है। मैं कम से कम, मेरा हल्का सारा जो है वो फौज का हल्का है। सही है। लेकिन एक बात जब फाइनल कर दी, इमरान खान ने कहा ना आपने करना है, ना आपने बात करनी है, ना आपने मुलाकात करनी है, ना मैंने मिलना है, बात करनी है, जब तक इलेक्शन की डेट ना हो, फिर मैंने तो इमरान खान की बात को सुनना है। ठीक है। कहीं से आपको लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त की गई? कहीं से भी? अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल मुझ तक नहीं पहुंची और लॉन्ग मार्च इमरान खान इलेक्शन की डेट से कम नहीं रोके। अच्छा सर, खबरें चल रही हैं खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या लगता है आपको? ऐसी इतलात हैं आपके पास? कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान बच्चा चूचा तो नहीं है, उसको भी पता कर लेंगे। तो सितारे और हालात जो है, सियासत उसके हक में जा रही है। जो भी ये फैसला करेंगे उलट होगा। अच्छा। और इनके खिलाफ जाएगा। अच्छा। आपकी इकोनॉमी इनका साथ छोड़ दी है। डर है खुदा का, दुआ करें कि मुल्क डिफॉल्ट ना हो जाए और हमारे डार्लिंग एसेट खतरे में ना। आपकी रैकी चल रही थी सर, आपने बताया था रैकी हो रही है आपकी, उसमें कुछ कमी आई है? खत्म हुई है रैकी होना? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्या रैकी चलती रहती है जिंदगी में। इस नैच पे पहुंच गए आपके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, ये जो जलसा हुआ आपका आज, बड़ा अच्छा जलसा हो गया, जबरदस्त किस्म का जलसा कर दिया। पूरी उम्मीद है 25 लाख लोगों को ले जाएंगे इस्लामाबाद? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लोग खुद आ रहे हैं इस दफा जरूरी नहीं कि पीटीआई के लोग आए, आम लोग भी आ रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा लेके आ रहे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। जिसने ये मास्टर प्लान बनाया है उसने इमरान खान की सियासत को जिंदा किया है। वो बेवकूफों का टोला जो है, उसकी स्ट्रेटजी है और उसका मास्टर प्लान 0/0 है। तो खान साहब को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये लॉन्ग मार्च कौन लीड करेगा फिर? ये उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, कौन लीड करेगा। मतलब गिरफ्तारी हो या ना हो, लॉन्ग मार्च चलेगा? हाँ, ये उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लीडरशिप कौन होगी। सर लेकिन आपने माजी में भी कहा कि तसादुम हो सकता है, तो आपको लगता है इलेक्शंस नहीं हुए तो ये फिर सारी सूरत हाल तसादुम की तरफ ही जाएगी? मैं नहीं समझता कि इलेक्शन नहीं रुक सकते। इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स के साथ, रिफॉर्म्स के बगैर? रिफॉर्म तो आज कर दिया ना, FIA में केस दे दिया, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करो। रिफॉर्म इन्होंने करनी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दो, वो पैसे भेजने बंद कर देंगे। हर तरफ से इनके लिए
हर तरफ से बहरान है और बहरान ही सारे बहरान है। पाकिस्तानी जितनी दुनिया में मुजाहरे करेंगे इनके चले सर, खिलाफ, वो लेकिन भी तारीख इलेक्शन का कमीशन हिस्सा भी कुछ आपके हक में फैसले दे नहीं रहा है। एक फैसला तो मुनहरिफ अराकीन के हवाले से आ गया है, फॉरेन फंडिंग भी आपका के जो केस है वो आपके खिलाफ आ सकता है। चलें, कोई बात नहीं, कुछ मैं देख रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। सारी चीजें बिल आखिर फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगी और निगरान हुकूमत जो होगी उसे फेयर तो इलेक्शन निगरान हुकूमत के लिए किसको सूटेबल समझ रहे हैं आप? मुझे नहीं पता, मेरे से कोई किसी की बात नहीं, लेकिन अच्छा। ये मेरे कानों में है कि टेक्नोक्रेट और निगरान गवर्नमेंट बनेगी इलेक्शन कराने। तो माहिर माशियात का जिक्र किया जा रहा है, माहिर माशियात को बना दिया जाए वजीर आजम, आपको काबिल कबूल होगा? पता नहीं किसको बनाएंगे। अच्छा चले, थैंक यू सो मच सर। शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे खान साहब को अगर कर लिया जाता है तब भी ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। सरदार लतीफ खोसा साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंकशाफ कर दिया, ये इंकशाफ पहले क्यों नहीं किया कि उनको धमकियां मिली थी, और क्या एक सिटिंग मिनिस्टर किस कैपेसिटी में, पहले तो किस कैपेसिटी में और क्या वो धमकी दे सकता है? देखें, वैसे तो माशाअल्लाह बहुत सी अनहोनी बातें हो रही हैं और बहुत से इंकशाफात हुआ चाहते हैं और होते रहेंगे। अच्छा। ये तो क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने अच्छा। एक बड़ी अजीब कल्ट को डेवलप करके एक सारी जो है नहज ही बदल के रख दी है। वो जो आदाब थे हमारे रियासती आदाब, उनको भी जो है वो उठा के फेंका है। और आज माशाल्लाह जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो करारदाद पेश की है और हिंदुस्तान को जो बड़ा वाज़े तौर पर चैलेंज दिया है कि अच्छा। आप जो हमारे मुसलमान आबादी को मार्जिनलाइज कर रहे हो, एक जो है उसकी आड़ में, हल्का बंदियों की आड़ में, और आप इस तरह से, ये काबिल कबूल नहीं है। और वैसे मोहतरम इमरान खान साहब के दौर में ही इसका जो है आइन को तरमीम करके हिंदुस्तान ने कश्मीर को मर्जर कर दिया था, जो कि वाज़े तौर पर यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के भी बरक्स था। और इसके स्पेशल स्टेटस को, जो कि कश्मीर मुतनाज़ा है, आज भी मुतनाज़ा है, और जब तक प्लेबिसाइट नहीं होता तब तक अच्छा सर, कदा कलामी की माफी रहे। सर, माजरत सर कभी, लेकिन खान साहब का बयानिया फिर इतना मकबूल क्यों हो रहा है? लोग उनके कहने में क्यों आ रहे हैं? क्यों इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं? अवाम जा क्यों रही है उनके पास? फिर आपको क्या लगता है सर? नहीं, एबटाबाद में तो आधी कुर्सी खाली पड़ी हुई है। आपको अच्छा किसने कहा है? आप देखें अनकरीब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। देखें, एक कल्ट उसने डेवलप किया है। अमेरिका के खिलाफ हम भी नारे मारा करते थे, जो है अमेरिका का यार वो गद्दार है, वो गद्दार है। आपको याद होगा छठा बेड़ा आता आता जो है वो जो है कभी नहीं आया था और 2 लख्त करके पाकिस्तान को मुक्ति बाहिनी ने कर दिया था। और हम उस वक्त भी कहते थे कि हम अच्छा, इसकी हमें वफादारी का ये सिला दिया है अमेरिका ने, और बहुत ज़्यादा एक एंटी अमेरिकन फीलिंग्स थी। तो ये गाहे बगाहे हमारे ये हेट और लव का जो रिलेशनशिप है हमारा रहा है। लेकिन ये जब ताज़ा आप देखेंगे अफगानिस्तान में जो कुछ अमेरिका ने किया है 9/11 के बाद भी, और 9/11 से पहले भी जो कुछ, जब यूएसएसआर यानी रूस को जब वो सुपर पावर का वो तोड़ा गया यूएसएसआर को, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने माशाअल्लाह वहाँ ज़ियाउल हक साहब लेट गए थे और बाद में मुशर्रफ साहब एक फ़ोन कॉल पर लेट गए थे। तो ये उस वक्त की जो नफ़रतें हैं वो यकीनन पश्तून इलाके में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मुतासर नहीं है अमेरिका के ड्रोन अटैक से या अमेरिका के जो गासबाना कब्ज़ा था अफ़गानिस्तान पर। तो ये उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है एक अपील की है, चार्ज हो गया वो क्राउड अच्छा। उनका। तो वो बयानिया जो है उनका, अगरचे वो झूठ है, इसलिए झूठ है कि वो साजिश क्या, अरे बाबा आप नहीं मानते उसको? जब से मोहतरम इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए 2018 से, हमने सेलेक्टेड कहा और हम इनके जो है कह रहे थे, लेकिन हम फिर भी नहीं चाहते थे कि कोई एब्रप्ट गैर आईनी ऐसा जो है कोई फेल हमसे सरजद हो कि खुदा न खास्ता दोबारा हमें जो है हमारे ऊपर मार्शल लॉ लगे और हम गैर आईनी जो है तसल्लुत हो।
तो हमने आईनी रास्ता, ये तो 2018 से हमने अपनाया हुआ था, फिर पीडीएम बनाई गई 2000, फिर पीडीएम से कुछ थोड़ा से जो है हमारे इख्तलाफात हो गए, क्योंकि वो चाहते थे रोज़े अव्वल से हम जो है लॉन्ग मार्च करके इस्तीफे दे दें। अच्छा। और हमारा ख्याल ये था कि इससे जो है एक क्योस पैदा हो जाएगा और हो सकता है कि फिर गैर आइनी कुव्वतों जो है आ जाएं, क्योंकि आइन के ताबे अगर आप हल करेंगे तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी जो आइन के मुताबिक होगी। अगर आप आइन से अच्छा चले सर, मैं आगे बढ़ता हूं सर। आपसे सवाल ये भी है, आप माहिर कानून हैं, आप माहिर कानून है माशाल्लाह, और जरदारी साहब के वकील भी रहे हैं आपने सर, उनको बड़ा रिलीफ भी दिलवाया था जब वो सदर थे। तो सर ये बताइएगा, खान साहब अवाम में तो काफी ज्यादा मकबूल हो रहा है, लेकिन अगर अदालती मामलात की बात की जाए या कानूनी मामला ज्यादा बेहतर समझा जाए, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, कानूनी मामलात में उनको काफी ज्यादा पसपाई का सामना करना पड़ा है। मुनहरिफ अराकीन का फैसला आपके सामने है, फॉरेन फंडिंग का फैसला भी आपके सामने आ सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि कानूनी तौर पर जो जंग है वो खान साहब हारते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इसीलिए तो ये इनको तड़प रहे हैं, और इसीलिए ये जो है हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर ये तमाम जो है ये जो हरकत हैं उनकी, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें इल्म है। देखें ना, अगर आपने प्रोहिबिटेड फंडिंग ली हैं, चूंकि मैं इस केस में भी वकील रहा हूँ, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला है, इन्होंने हमारे खिलाफ कर दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इन्होंने एक पीपीपी जो है वो अमेरिका की एक फर्म का फंड था, हालांकि वो पीपीपी थी पॉलीथीन जो है पॉलीथीन प्रोडक्ट का कोई ऐसी चीज थी। तो उसको उठा के इन्होंने कर दिया। जब हमने उसका रिसर्च किया तो वो पॉलीथीन की जो है वो एक फर्म थी जो हमारे खाते में इन्होंने डाल दी। तो इसलिए मुझे सारा इन केसों का भी इदराक है। इनकी प्रोहिबिटेड फंडिंग्स हैं, जिससे इनकी जमात पर हर्फ भी आएगा, मोहतरम इमरान खान साहब पर भी आएगा। और इलेक्शन कमीशन के ये 8 साल से इन्होंने 50 दरखास्तें दे के उसको मुलतवी करवाया हुआ है। कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, रोका जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में आते हैं, फिर दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। ये उसका फैसला होने इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनका फैसला इनके खिलाफ आएगा और इसकी जमात को बैन किया जा सकता है प्रोहिबिटेड फंडिंग से। अगर आप फंड्स लेते हैं एक ऐसे एजेंसी से जो एंटी पाकिस्तान है, और अगर आप ऐसे मुल्क से लेते हैं जो एंटी पाकिस्तानी जो है, और वो पाकिस्तान के मामलात में इस तरह से मुदाखलत करना चाह रहा है कि वो मोहतरम इमरान खान साहब की पार्टी को मुसल्लत करवा कर यहाँ दौलत के ताकत के ऊपर जो है वो जबिल्लत दिखाकर वो इसको सर करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि ऐसी सियासी जमात को जो है कोई हक नहीं है पाकिस्तान में ऑपरेट करने का। तो इन्हें इल्म है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सर मुझे ब्रेक लेना है, कथा कलामी की माफी, ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे थे इलेक्शंस में सबसे बड़ी जो रुकावट है ना वो जरदारी साहब हैं। तो सर क्या कहेंगे आप, जरदारी साहब क्या वकील भी रहे, तो क्या जरदारी साहब वाकई में इलेक्शंस में सबसे बड़ी रुकावट है? और दूसरा बड़ा मसला कि जनाब जब आप अपोजिशन में थे तो एक कानून को आपने काला कानून करार दिया, अब आप हुकूमत में आए तो उसी कानून को जो कि अभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, उसी कानून के तहत आपने कार्रवाई कर दी समी इब्राहिम साहब के खिलाफ। इन दोनों सवालों के जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले 2 सवालात। एक तो जनाब शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि जरदारी साहब इलेक्शंस में सबसे बड़ी रुकावट हैं। दूसरा सवाल मैंने कहा था कि जब आप अपोजिशन में थे तो एक कानून को आप काला कानून कहा करते थे, लेकिन जनाब उससे पहले एक बात जब आप कर रहे थे खोसा साहब, तो आपने कहा था कि जनाब फॉरेन फंडिंग की बात नहीं होती, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात होती है। तो सर उनका शिकवा भी तो बजा है ना, वो सवाल ये कर रहे हैं, वही बात ये कर रहे हैं कि जनाब ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, ये जो भी मामला है ये सिर्फ हमारे लिए क्यों है? ये सबके लिए होने चाहिए, आप लोगों के लिए भी होने चाहिए, नून लीग के लिए भी होने चाहिए। यार अरे भाई, मैं उसमें वकील हूं अपनी पार्टी का, एक ढेले का हमारा फॉरेन फंडिंग नहीं है। हमारी अपनी फंडिंग की जो है वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ये पैसे क्यों कर देती है? हमारे ऊपर इल्जाम ये है। अच्छा, हमारा चूंकि 2 जमातें बनी हुई हैं, आपको पता ही है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने रानी शहीद बेनजीर पाकिस्तान पीपल्स भुट्टो पार्टी और पार्लियामेंटेरियन को समाज। पार्टी बाहर रखने के लिए ये 1985 की हरकत करना चाहता ठीक था। है। हमने रातों रात 4 पीस की पार्टी बनाई, जिसमें मखदूम अमीन फ़हीम साहब को हमने सदर उस पार्टी का बनाया, और अब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो कि मोहतरम शहीद हो गए, फौत हो गए, अपना मखदूम अमीन फ़हीम साहब। जी जी। तो 3 पीस चल रही है, जिसके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मैं उनके साथ 4 साल सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, मरकजी सेक्रेटरी जनरल। तो फंड मैं खुद दस्तखत करके, मैं अपने दस्तखत से सेक्रेटरी जनरल देता रहा है। अरे भाई, हमारे तो फंड ये कर रहे हैं स्क्रूटनाइज। इन्होंने हमारे खिलाफ दरखास्त दे दी, उसको भी 4-5 साल हो गए। हमने पूरे बयानात दे दिए हैं, कभी हमने रुकावट नहीं पैदा की है। वो ले ले, निकाल ले, उसमें से जो कुछ निकाल ले। हमारा एक धेले की हमारी फॉरेन फंडिंग नहीं है, इनकी फॉरेन भी है, प्रोहिबिटेड भी है। अच्छा, अच्छा। और तस्लीम शुदा। और वो दरखास्त देखिए, शिकायत हमने नहीं की है, अकबर एस ख्वाजा जो इन्हीं का बुनियादी रुकन है। जी, जी, ये जो है घर के भेदी ने लंका ढाई है, हमने नहीं की है। इसीलिए जो है उसको रोकने के लिए ये तमाम हरकत कर रहे हैं और उनके खिलाफ पूरी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। कानूनी तौर पे भी जा रहे हैं, अदालती भी जा रहे हैं, और ये जलसे जुलूसों में भी उनको पूरा ये यलगार मचाई हुई है। और फिर कल को कहेंगे, देखा हम तो कहते ना थे कि ये हमारे दुश्मन है, हमारे मुखालिफ हैं। और जरा वो क्लिप्स भी सुना रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने अपॉइंट किया है। चलिए सर, मैं निकालूंगा ये क्लिप्स और सुनाऊंगा जरूर। लेकिन सर, जी साहब से जब हम बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे जरदारी साहब इलेक्शंस में सबसे बड़ी रुकावट है। हो सकता है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब शायद इलेक्शन अनाउंस भी कर लें, लेकिन जरदारी साहब सिंध हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट होना ही, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया कि जी ये, सर आवाज आ रही मेरी? अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, हम तो आ रही है, हम तो सदा तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, हम तो हमेशा तैयार होते हैं। जरदारी साहब ने क्यों रुकावट बनना है? देखिए, जरदारी साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमने पिछली 2 टर्म्स में भले वजीर आजम तब्दील हुआ हो, अगरचे हमारा ये कहना है, इदराक है, मानना है कि यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर नहीं सुबुकदोश किया था। अच्छा। लेकिन फिर भी हमने जो है राजा परवेज अशरफ साहब को वजीर आजम बना के बाकी की टर्म अपनी पूरी की। अच्छा। 5 साल पूरे किए उस पार्लियामान ने, वजीर आजम। और इसी तरह आप देखें कि फिर जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मोहतरम साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट के दौरानिये में जब उन्हें सुबुकदोश किया गया अदालती अकाम की बुनियाद पर के अपने बेटों से जो है, बेटों की कंपनी, सर वक्त की किल्लत है सर मेरे पास, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सारे सवाल आपसे कर लूं। सर एक भी है, जिस कानून को आप लोग काला कानून कहा करते थे, अब उसी कानून को आप लोग इस्तेमाल करके, जो कि इंप्लीमेंट ही नहीं है, अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी बाकी है क्योंकि अदालत ने उसको रोक दिया था, और उसको आप काला कानून कहा करते थे। अब आप जब हुकूमत में हैं, आपके इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून ने जनाब ये फैसला कर लिया कि उस कानून के तहत ही कार्रवाई होगी और समी इब्राहिम साहब के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। तो सर ये क्या दोहरा में आ रहा है? यार, मैं तुम्हारा वकील बनने को तैयार हूँ। समी इब्राहिम को कहो, अभी तो वो बाहर है अमेरिका में, आ जाए, देखते हैं कौन समी इब्राहिम पर हाथ डालता है। अरे क्या बात है सर, अरे क्या बात है। अभी इस मुल्क में वकला भी हैं, अभी इस मुल्क में अदालतों में भी इतनी सकत और जान है। बाकी रहा FIA की बात करते हो, यार ये तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। कायदे आज़म ने 1948 में ब्यूरोक्रेसी को तकरीर करते हुए कहा था कि भाई आप रियासत के मुलाजिम हो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके उस वक्त के फरमूदात और आइन में बड़े वाज़े मुंदरजात के बावजूद हमारी ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की गुलामी करती है। अच्छा। और यही हमारी कबाहत है। रियासत की जो है ताबेदारी, वफादारी जो है वो आइन में वाजिब और लाजिम है, हुकूमत की नहीं। हुकूमत गलत काम करवाती है, अपने मुखालफिन को जो है इंतकाम लेती है, उनको पाबा सलासल करती है, उन पर झूठे मुकदमात करती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी उनका आला कार बनती है। इसलिए मैं समझता हूँ ये ख़त्म होना चाहिए। और बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि नैब और ये इदारे FIA के बारे में ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े
स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं कि ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती सही है। हैं ये इदारे जो हैं बदकिस्मती से। इन इदारों को रियासती इदारे बन के आवाम की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि इनको तनख्वाह अवाम के पैसे से, टैक्सों से मिलती है, हुकूमत नहीं देती, अपनी जेब से नहीं देता है वजीर आजम या वज़रा। फिर ये क्यों उनके आलाकार बनते हैं? ये बदकिस्मती हमारी इखलाकी, ये मैं समझता हूँ गिरावट तो नहीं कहूँगा, सख्त लफ्ज़ है, ये हमारे ईमान की कमजोरी की गमानी करती है कि हम उससे ज्यादा अरे क्या होगा भाई, तुम्हें OSD लगा देंगे ना, यही खौफ है कि तुम्हें वो जो है एक जो प्राइम जगह दी हुई है उसकी बजाय तुम्हें OSD, तो क्या हो गया? एक दफा ये मजबूती से इसको पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, बेखौफ हो जाओ, देखो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अल्लाह के हाथ में पांचों चीजें, जिंदगी, मौत, रिज्क, इज्जत और जिल्लत, ये 5 चीजें अल्लाह ने खालिसतन अपने हाथ में, कोई दो राय नहीं इसमें, किसी इंसान के पास ये अख्तियार नहीं है। हम क्यों छोटे छोटे खुदा बनाकर उनकी गुलामी करते हैं? सो आप खातर जमा रखें। हमारा मानना ये है कि कानून को अपना धारा लेना चाहिए, ठीक है, वो किसी के खिलाफ भी हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो समी इब्राहिम हो, चाहे लतीफ खोसा हो, चाहे के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रहा है ना। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैंने गलत काम किया है तो मुझे भी अदालत में जो है फेस करना चाहिए। तो इसलिए ये FIA के अगर लोगों ने या किसी वकील ने कहा है कि मुझे ये हिदायत दी जा रही है कि मैं वजीर आजम और वजीर आला बन चुके हैं, इसलिए मैं पैरवी न करूं, उससे माफ कीजिएगा, अदालत उससे नहीं हो सकती, मरऊब नहीं हो सकती। अदालत ने अपना काम जारी रखना पड़ेगा। अदालत को इंसाफ देना पड़ेगा। मिसल उनके सामने आ चुकी, उन्होंने काबिल दस्तंदाजी मुतसबर करते हुए कॉग्निजेंस ले लिया, अब उसे मंतकी नतीजे तक पहुंचाना अदालत का काम है। वकला इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक दोनों तरफों के, वो मुआविन होते हैं अदालत के अपने अपने मुवक्किल की पैरवी में शवाहिद पेश करने के। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बड़ी अच्छी बात की, दिल बड़ा करके आपने कहा कि आप अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो समी इब्राहिम साहब के साथ वकील बनने को तैयार हैं। तो लेट्स सी, देखें सर आने वाले वक्त में क्या होता है। थैंक यू सो मच। अब ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे बात करेंगे जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आने वाले वक्तों में क्या करने जा रही है, क्या हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असेंबली में एक बड़ा इंकशाफ कर दिया जनाब, कि एक सिटिंग मिनिस्टर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त हुकूमत में थे, तो उन्होंने जनाब ये धमकी दी थी कि अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस नहीं ली तो मार्शल लॉ लग सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस कैपेसिटी में एक सिटिंग जो मिनिस्टर है वो क्या ऐसी धमकी दे सकता है, और क्या वाकई में धमकी दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। आलिया हमजा मलिक साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे। आलिया साहिबा, आप लोग तो डराने धमकाने पे, धमकियां देने पर उतर आए थे, ऐसा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये इंकशाफ कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे सिर्फ इतना बता दें सलमान साहब, मतलब ये जोकरों की हुकूमत में इनकी कांपे अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। हमने तो कहा उस वफाकी वजीर का नाम भी बताएं जिसने इनको कहा है। वैसे तो हमने कल सुना था कि अब्बा जान की भी टांगे कांपना शुरू हुई थी, और उन्होंने अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आखिर में जो लाइन कही थी उससे भी यू टर्न ले लिया था। और आज जो DGISPR की जो सारी स्टेटमेंट आई है उसके बाद तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मरियम नवाज को भी वीगो लेने आएगी, आसिफ जरदारी भी जाएंगे, ख्वाजा आसिफ भी जाएंगे, सारों को बंद हो जाएगा। मसला इन लोगों के साथ सिर्फ इतना है कि ये जोकर आकर इस मुल्क पर मुसल्लत तो हो गए, लेकिन ना इनकी कोई तैयारी थी, सिर्फ इनका एक ही मकसद था,
बुग़्ज़े इमरान में आए थे सारे के सारे, और बुग़्ज़े इमरान में आकर जो इस मुल्क का इन्होंने तमाशा बना दिया, जो इस मुल्क के साथ इन्होंने इस वक्त ये जो खिलवाड़ हो रहा है, मतलब आज आप ये देखें कि ये क्यों इस पर बात नहीं करें। यहाँ पर तो रोज़ हमें सुनाया जाता था डॉलर कहाँ पर जा रहा है, आज डॉलर 192 को भी क्रॉस कर गया और 193 का भी मार्केट में नहीं मिल रहा। स्टॉक मार्केट 1400 पॉइंट एक दिन कम हुई, 700 पॉइंट एक दिन कम हुई, 500 पॉइंट एक दिन कम हुई। बिजली की कीमतों में 4 दफ़ा ये जो है इंक्रीज कर चुके हैं। उसके अलावा आटा, चीनी, ये तो महंगाई के नाम पर आए थे। आज हमें ये पता चला कि महंगाई का तो सिर्फ नाम था, इन्होंने अपने केसेस को महंगाई का नाम दिया हुआ था। अच्छा। जो आज हरकतें हुई हैं, तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि जिस तरह से 2 दिन पहले कौमी असेंबली के अंदर इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके एक करारदाद आई थी वहां पर पाक आर्मी की फेवर में, आज उसी तरह की करारदाद ये जो बिलावल जरदारी साहब हैं अपने अब्बा हजूर के, मरियम नवाज के और ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट लेकर आएंगे और पाक फौज की हमायत में खड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अच्छा। इन्होंने आज बातें की हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, दराड़ बेसिकली ये अवाम को दिखाना चाहते हैं कि जी 2 में दराड़ होगी। एक कह रहे हैं इंतखाबात करो, दूसरा कह रहे हैं नहीं पहले इस्तिलाहात करो फिर हम इंतखाबात में जाएंगे। सो अब अवाम इनके चेहरे पहचान चुकी है, अवाम एक ही बात करी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस ये 12 पार्टियां हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बयानात दें। वहाँ पर ये कहें कि एक कह रहे हैं इंतखाबात होने चाहिए, दूसरा कह रहे हैं इंतखाबात नहीं होने चाहिए। जो मर्जी करें, आपको मिलकर मुकाबला करना है। एक इंतखाबी निशान आपको मिलना चाहिए, एक एक सीट पर आप लोग खड़े हो, पीटीआई से मुकाबला करें, हम बुरी तरह से आपको हरा कर आएंगे। और जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा था, इलेक्शन कमीशन को लोटा का सिंबल भी दे देना। लेकिन जो आप बात कर रही है ना, आप जो बात की जगह पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, आप सब जानते ही होंगे, वहां पर गए थे शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मिलने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शंस चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि जनाब उनको लिए मुश्किल हो रहा है हुकूमत चलाना और चाहते हैं इलेक्शंस हो जाएं। तो जरदारी साहब तो सबसे बड़ी रुकावट है इसमें बने हुए। तो आपको लगता है इनके अंदर भी तसादुम हो रहा है? सबसे पहले तो सलमान साहब, एक मैं आपको बात बता दूं, इमरान खान साहब ना, क्यों हम उनके बारे में ये बात करते हैं कि उनकी जो फार साइटेडनेस है, उनका जो विजन और उनका जो विजडम है ना, वो मतलब ये कोई ऐसी नहीं बस से दीवार देखना होता है। जो लोग जिनका विजन इतना ज़बरदस्त हो, उन्होंने नसीम ज़ारा साहब का एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बड़ा अरसा पहले ये कहा था कि आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, यानी मिल के ये लोग जो है ना वारदात डालते हैं। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी क्या था? 5 साल तुम हुकूमत करोगे, 5 साल मैं हुकूमत करूंगा, 5 साल तुम लूटोगे, 5 साल मैं लूटूंगा। अब हुआ क्या है, इमरान खान के आने के बाद इनका वो चूरन तो बिकना बंद हो गया। अब जब अवाम पहचान गई है कि पीडीएम एक ही है, ऑपोजिशन, हकीकी ऑपोजिशन इमरान खान है, वर्सेस गवर्नमेंट में ये सारे हैं। अब इन्होंने इलेक्शन में भी तो जाना है। जब इन्होंने इलेक्शन में जाना है तो ये जो आज तक जो जियाले और पटवारी थे वो आपस में लड़ते मरते थे। एक कहता था अब इनके एक जगह जियो भुट्टो के नारे लगेंगे, एक जगह जाकर ज़ियाउल हक के नारे लगेंगे, तीसरी जगह जाकर डीजल के नारे लगेंगे। तो इनको अब ये परेशानी है कि हम करेंगे क्या आगे इलेक्शन में, ये सिर्फ दिखा। अच्छा, लेकिन इलेक्शन से पहले एक और बात की जा रही है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि खान साहब को हो सकता है इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, या ये कहे तो ज्यादा गलत नहीं होगा कि जनाब लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। अब वो पार्टी के मेंबर तो है नहीं, लेकिन पार्टी में ज्यादा मुतहरिक होता है। आप पार्टी की मेंबर है, इस तरह की इतलात है आपकी पार्टी में? मैं सबसे पहले ये बता दूं कि लॉन्ग मार्च कह लें आप इसको जो भी कह लें, ये गिरफ्तारियां करेंगे हम। गिरफ्तारियों से हम पहले तो हमारा ये है कि जी गिरफ्तार हमने नहीं होना। इसलिए गिरफ्तार नहीं होना कि हम ये चाहते हैं कि हम ये जो गुल्लू भट्टो की हुकूमत है उसका मुकाबला करें। अच्छा। और अगर खान साहब के बारे में ये कह रही हूँ, अगर उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है तो मैं आज आपको बता रही हूँ ये मुल्क जाम होगा। फिर कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ये इस मुल्क को इंतशार और अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये जो सिलसिला इन्होंने 7 मार्च से शुरू किया था, इसका एजेंडा सिर्फ इमरान खान को गिराना नहीं था। इसका एजेंडा इससे बढ़ के था। इसका एजेंडा इस मुल्क की जो चलती हुई माशियत है उस पे शब खून मारना था, इस मुल्क की जमहूरियत पे शब खून मारना था, इस मुल्क के ऊपर एक ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करना था जो ना सिर्फ अमेरिका की कठपुतली है, इसराइल की कठपुतली है, इंडिया की कठपुतली है। आप ये देखें कि इंडिया से
क्यों ट्रेड एम्बेसडर वहां पर अपॉइंट किया जाए, ट्रेड मिनिस्टर वहां पर अपॉइंट किया जा रहा है 2017 के बाद। ये जितना मर्जी डिनाई करें, ट्रेड एम्बेसडर ट्रेड के जिससे कह लें कि अगर मैंने किसी मुल्क से अपने ट्रेड टाइज एस्टैब्लिश करने हैं तो मैं वहां पर, मैं खुद कॉमर्स को देखती हूँ, वहां पर ट्रेड मिनिस्टर रखा जाता है। आप इसराइल में पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में यहाँ नवाज शरीफ साहब ने इसराइल में वफ्द भेजा था JUIF के मिनिस्टर को, और एक अब जो है पाकिस्तानी वफ्द जा रहे हैं और उनकी तस्वीर आ चुकी है, उसमें वो लोग शामिल हैं जो मरियम नवाज से मिलते रहे, जो बाकी इनकी लीडरशिप से मिलते रहे। और तीसरा अमेरिका का, तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जो 3 रोजा दौरा हुआ था वो किस पर्पस के लिए हुआ था, जिसको पाकिस्तानियों से तो छुपाया गया था, लेकिन आज अमेरिका ने बता दिया कि वहां पर एक 3 रोजा दौरा हुआ है। अब पूछना तो ये था कि जो ये हमारे इंपोर्टेड हुकूमत के जो मुंशी साहब हैं, मुंशी खारजा हैं, वो तो जा रहे हैं किसी गजाई किल्लत की कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो उससे क्या ताल्लुक है न्यूट्रल्स का? ये सारी चीजें अवाम के जहनों के अंदर सवाल उठाती हैं कि ये कौन सी ऐसी चीज। अच्छा, लेकिन एक और मामला भी है, मैं क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं चाह आपसे कर लूं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो अदालती फैसला आया था उसको आज आप लोगों ने चैलेंज कर दिया, देर नहीं कर दी मेहरबा आते आते। मैं ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन बनाई थी और मैं चाह रही थी कि आपके तवसत से अवाम को जरूर बताऊं। ये मुझे लग रहा था जैसे कायदे आज़म के 14 नकात थे ना, इसी तरह ये 33 सवालात हैं, मैं मेन इसमें से बताऊंगी। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और बच्चों ये मतलब हिस्ट्री एक लिखी जा रही है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की। जो आप ये बात करें, आपको याद है दोपहर 12 बजे हम इसी रिव्यू पिटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन हमें ये कहा गया था कि इतवार का रोज है और अदालतें बंद हैं। अब जरा ये सुनिएगा, देखिए जी, जब जुर्म सरजद हुआ ही नहीं था तो रात को 12 बजे अदालत क्यों लगी? कैदियों की वैन क्यों आई? 9 अप्रैल को स्टेट मशीनरी किसके इशारे पर काम करी थी? एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट क्यों हुआ? अमेरिकी सफीर से मिलते ही लोगों के जमीर क्यों जाग गए? सिंध हाउस में क्या हुआ? पैसों की बोरियां कैसे पहुंची? और वही लोगों को दिखा के क्यों इत्तेहादियों को मुनहरिफ किया गया? असद कैसर साहब को जो आर्टिकल 6 लगाने की धमकी थी वो किसने दी? अदालती फैसला आने वाली रात को शहबाज शरीफ से किसकी मुलाकात हुई? शहबाज शरीफ साहब ये जो रमजान की 3 रातें किससे जाकर मिलते रहे? अमेरिका खुल्ला मुदाखलत कर रहा था और अमेरिका को कैसे पता था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस आने से एक दिन पहले के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है? बिलावल ने असेंबली में क्यों कहा कि जिस दिन बाप हमारे साथ आ गई थी उसी दिन खान साहब को पता चल जाना चाहिए था कि फौज हमारे साथ नहीं, फौज PTI के साथ नहीं है? नवाज शरीफ साहब से कौन मिला था? बैरूनी मुदाखलत को रोका क्यों? आपने तो पूरी चार्जशीट तैयार कर ली है। आवाम के सवाल है और आम आवाम इस सवाल से ज्यादा चार्जशीट लग रही है। फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 10 बजे खुलती है, आपको पता है कि उस पिटीशन के ऊपर जो डेट थी वो मार्च की थी। ये सारी चीजें ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। यही अवाम के सवाल है। अवाम ये पूछना चाहती है कि जो अदालत जो मतलब ये सेइंग एक किस्म की आप ये कह लें कि जी हम तो आज तक देखते थे कि तराजू सिर्फ नापने तोलने के लिए रखा जाता है, चाहे वो कारोबार के लिए तराजू रखा जाए, चाहे वो अदालत का तराजू रखा जाए। तो अवाम की बेइतबारी इस वक्त इदारों। लेकिन आपको लगता है फंडिंग का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है? फॉरेन फंडिंग वाला मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है, आपको लगता है? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ सलमान साहब, उस पे भी मैं अब आपको बता दूं। आपको पता है कि कल से जो आता है, इनकी कॉज लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग नहीं लिखा, प्रोहिबिटेड फंडिंग। जी। जरा प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में फर्क समझा कर हम थक गए। अच्छा। अब जब से आपने कभी सुना है कि PTI फॉरेन फंडिंग के अंदर जो है वो फारिग हो रही है, जब से अतर मिनल्ला साहब ने इसके ऊपर रूलिंग ये दी है कि जी सारी पार्टियों का केस इकट्ठा सुना जाएगा, सारी पार्टियों का फैसला इकट्ठा होगा, तो क्यों इतनी खामोशी हो गई है? क्यों मीडिया ये सवाल नहीं करा कि रोज डे बाय डे की हेयरिंग करे, तीनों पार्टियों का की इकट्ठी चलाए, देखे स्टेट बैंक की रसीदें किसने जमा कराई और किसने जमा नहीं कराई, ये भी पता करे किसने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, ये भी पता कराएं कि बाहर से किस किस को फंडिंग आती रही है, ये भी पता कराएं कि लॉबिस्ट को कौन सी पार्टी जो है वो हायर करती रही है US के अंदर अपना इक्तदार हासिल करने के लिए। तो ये बातें इतनी आसान नहीं है। जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो सबके सामने आए, और अब वही फॉरेन फंडिंग केस प्रोहिबिटेड फंडिंग केस बन गए। जब हम कहते थे कि प्रोहिबिटेड क्योंकि टाइम की किल्लत है इसलिए मैं माजरत की माफी मैं चाहता हूं, लेकिन जनाब बहुत शुक्रिया आपके
के वक्त का आलिया हमजा मलिक साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तवील एक इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। लेकिन जनाब आखिर में जाने से पहले आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से वजाहत सामने आई है। डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनाब फौज को सियासत में हरगिज ना घसीटा जाए। कल गुज़िश्ता रोज़ आप सब जानते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी एक बयान दिया था और उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बतौर मुल्क हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अफवाज मशरकी मगरबी और तमाम सरहदों पर जनाब अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। तो जनाब दरख्वास्त है हमारी सियासत में हमको ना घसीटा जाए। ये आज डीजी आईएसपीआर की वजाहत सामने आई थी। तो प्रोग्राम में ख़त्म करने से पहले इस वजाहत को पेश करना लाजमी था, ज़रूरी था। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही। कल आपसे 11 बजे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।